मित्रों नमस्कार। आप जिन्हें देख रहे हैं जो इन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वे तो पहचान जाएंगे, और जो इन्हें पहली बार देख रहे हैं उनके लिए नाम ही काफ़ी होगा। ये हैं सरोज कुमार, डॉक्टर सरोज कुमार, प्रोफेसर सरोज कुमार। सब लोग अपनी अपनी सुविधा से इन्हें संबोधित करते हैं, और ये मेरे लिए सरोज भाई हैं। तो इसलिए इन प्रोफेसर सरोज कुमार के लिए जब मैं आपसे बात करूंगा तब इन्हें सरोज भाई कह के संबोधित करूंगा, ख्याल रखिएगा। और सरोज भाई आज मेरे माध्यम से बात कर रहे हैं मेरी चैनल बैरागी की बातें के सारे श्रोताओं से, दर्शकों से। और आप सबसे निवेदन ये है कि इन्हें सुनने से पहले कृपया मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो सुनने के बाद में इस वीडियो को लाइक करें, साझा करें, टिप्पणी जरूर कीजिए सरोज भाई की बातें आपको कैसी लगी, और घंटी का बटन दबा दीजिए ताकि मेरा अगला वीडियो अपलोड होते ही आपको खबर हो जाए। सरोज भाई के बारे में बहुत लंबी चौड़ी बात नहीं बताऊंगा। अभी उम्र के 86वें वर्ष पूरा करने वाले हैं। आपके 5 कविता संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं, और इनके ऊपर विद्यार्थियों ने 3 लघु शोध प्रबंध लिखे हैं। 37 वर्ष के दीर्घावधि तक आपने इंदौर के बड़े जाने पहचाने प्रतिष्ठित गुजराती कॉलेज में अध्यापन का काम किया है, और रंग कर्म इनका पहला प्रेम रहा है, पहला इश्क कह सकते हैं। रंग कर्म इनका पहला इश्क रहा है। स्कूल से कॉलेज जीवन तक खुद नाटक में भूमिकाएं करते रहे, नाटकों में, और उसके बाद में अब नाटक को अपने सारे स्वरूपों में उसको संवारने में, पुष्ट करने में लगे हुए हैं। और इनकी मुख्य पहचान रही वक्ता के रूप में, लेकिन इन सबसे बड़ी, सबसे पहली, सबसे लोकप्रिय पहचान आपकी रही है स्वांतः दुखाए के नाम से। ये नई दुनिया में लगातार 28 वर्ष तक साहित्य संपादक भी रहे, और नई दुनिया में स्वांतः सुखाए इनका ऐसा लोकप्रिय कॉलम रहा कि सरोज कुमार जी को अंतरंग हल्कों में स्वांतः दुखाए, क्षमा कीजिए, मैंने स्वांतः सुखाए कहा है, वो स्वांतः दुखाए है। तो अंतरंग हल्कों में सरोज भाई को स्वांतः दुखाए के रूप में ही जाना जाता है। और स्वांतः दुखाए अपने कॉलम के माध्यम से इन्होंने हम सबकी बातें सार्वजनिक की, हम सबकी पीड़ा वहाँ पर उजागर की। तो आज सरोज भाई से कुछ बात करने के लिए इनके घर पहुँचा हूँ इंदौर में। सरोज भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको जो असुविधा अब तक हुई है और आगे होगी उसके लिए मैं क्षमा मांग लेता हूँ। लेकिन क्या करें, इन्हें ये वंश बढ़ाने के लिए प्रसव वेदना झेलनी पड़ती है, तो लगभग वैसा है। आप बड़े कवि रहे हैं, सारे देश में आप घूमे हैं, और आपको पूरे देश से न्योते मिलते रहे हैं, आप सब जगह जाते रहे हैं। मैं आपसे एक अजीब बात जानना चाहता हूँ। बताइए। कवि सम्मेलनों में मंच के जो श्रोता होते हैं उसमें सारी उम्र के, सारी पसंदियों के, सारे वर्ग के, सारे वर्ण के, सब समूह के श्रोता होते हैं, और इतने विभिन्न मिजाज के श्रोताओं को लगातार बांधे रखना और साधे रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और आपने वो मुश्किल काम वर्षों तक किया है। इन सबके बीच में चूंकि आपने तो शीर्षस्थ कवियों के साथ में काव्य पाठ किया है, मंचों में भागीदारी की है, तो एक थोड़ा विचित्र जानकारी आपसे जानना चाह रहा हूँ मैं। आपने किन किन बड़े कवियों को हूट होते हुए देखा, ये थोड़ा बताने की कृपा करें। ठीक है। क्या है कि बड़े कवि और बड़े कवि सम्मेलन, जी, ये सामंजस्य नहीं बैठता। गोष्ठियां हो, जी, साहित्यिक जलसा हो, जी, तो अलग बात है। लेकिन कवि सम्मेलन का जो रूप हमारे सामने विगत 50, 60, 70 साल से रहा है, खासकर चीनी आक्रमण के बाद से, वो एक अलग चीज है। जी, मूल बात तो यह है कि कविता और कविता का पाठ, ये दो अलग अलग बातें हैं। जी, आप कविता लिखना और उसका पाठ, पाठ एक प्रकार से परफॉर्मेंस है। जी, जी, ये परफॉर्मेंस है। निश्चय जी, तो अच्छा कवि अच्छा परफॉर्मर भी हो, ये जरूरी नहीं होता। जी, जी, जी,
और दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि कविता भी हो और परफॉर्मेंस भी हो। जी हाँ। बड़े कवि के पास कई बार केवल कविता होती है, परफॉर्मेंस होता ही नहीं है। और जिन कवि सम्मेलनों की हम आलोचना करते हैं कि फूहड़ हो रहे हैं, उनके पास कविता लगभग नहीं होती और केवल परफॉर्मेंस होता है। तो दोनों प्रकार के इन कवि सम्मेलनों में श्रोता भी अलग अलग किस्म के पाए जाते हैं। निश्चय ही। और इस किस्म का श्रोता उस तरफ चला जाए तो दुखी हो जाएगा, और उस तरफ का इधर आ जाए तो वो दुखी हो जाएगा। अब जब बड़े कवि सम्मेलन होते हैं तो ये जिन बड़े कवियों का आपने कहा कि उनको हूट होते हुए देखा है, क्या दुर्भाग्य है कि उनको हूट किया गया। उनको आप पसंद नहीं कर रहे हैं तो आप कम से कम इतना तो शिष्टाचार होना चाहिए जी। कि आप चुपचाप उनको सुन लें। लेकिन उतना धैर्य नहीं होता, और उनको लगता है कि जब हमारे मनपसंद गायक कवि यहाँ उपस्थित हैं तो हम इनको क्यों सुने, जी। तो उनको कोट कर देते हैं। मैंने बड़े बड़े कवियों को कोट होते हुए देखा, जैसे बड़ौदा में दिनकर जी को। ओह। उनकी एक बहुत ही अच्छी कविता धर्मियों में उस समय छपी थी, और उनको लगा कि चूँकि अभी अभी छपी है तो उनको 4 एक लाइन सुनने के बाद हूट कर दिया। उन्होंने भी कुछ ऐसा गुस्सा जाहिर नहीं किया, वो भी सब समझते हैं कि भाई नहीं सुन रहे हो तो ऑल राइट, ऑल राइट। उनका जो स्थान है वो तो अपनी जगह है, और जो उनको जानते हैं तो जानते हैं। उनको मालूम है कि ये मेरे सुनना मेरा पसंद नहीं कर रहे हैं, तो वो क्षमा मांग लेते हैं। जी हाँ, जी हाँ। मैथिली शरण गुप्त इतना बड़ा कवि, ओहो। और यहाँ इंदौर में ही मैंने देखा कि हिंदी साहित्य समिति में, ऐसा भी नहीं कि कोई सामान्य जलसे में, हिंदी साहित्य समिति में हॉल भरा हुआ था। मैंने उन्हें देखा कि लोगों ने हूट कर दिया, और न केवल हूट किया बल्कि ये कहा कि महेश राजा वांटेड। एक गायक कवि हुआ करते थे, धार वाले। बहुत पुरानी बात कह रहा हूँ मैं जी। आपसे, करीब 50-60 साल पुरानी। जी हाँ, जी हाँ, जी कि हाँ। ये भी बता दिया कि हम उनको सुनना चाहते हैं। महादेवी वर्मा तो प्रायः सुनाती नहीं हैं। उनके कवि सम्मेलनों को लेकर के कहीं कुछ शिकायतें थीं या वो नाराज़ थीं, तो वो कवि सम्मेलन में सुनाती नहीं है। लेकिन अगर कुछ सुनाए तो मैंने सुना है कि वो अगर सुनाती थी तो हूट हो जाती थी, क्योंकि हम उनको समझ ही नहीं सकते। जी जी जी। जिनको समझाने के लिए हजारों रुपया देकर के प्रोफेसर रखे जाते हैं, उनको हम कवि सम्मेलन में बिल्कुल क्या बात है सरस भाई, वाह वाह ऐसे वाह। समझ लें कोई समोसा खाने जैसा थोड़ी है कि यार ठीक है खा लिया और फेंक दिया। नो, वाह 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 वाह। हम नहीं समझ पाते हैं, और उनको जाना भी नहीं चाहिए। और जितने बड़े बड़े कवि हुए हैं वो इस बात को पहचानते हैं। एक तो इस बात को पहचानते हैं कि कविता का संप्रेषण होना बहुत जरूरी है। जी हाँ, जी हाँ, जी। कविता श्रोता तक, पाठक तक जाना चाहिए, जी। अन्यथा उसका कोई मीनिंग नहीं है। जी हाँ, जी हाँ। अब मुक्ति बोध जैसा इतना शास्त्रीय कवि कहिए जिसको, जी। उसने भी कहा कि कविता सुनाना बहुत अच्छी बात है, और उसकी वाचिक परंपरा जो कविता की है उसको बनाए रखना, विकसित करना हमारा कर्तव्य है। जी। लेकिन कविता सुनाते समय कवि को ये ध्यान रखना चाहिए कि श्रोता क्या चाहता है। जी जी जी। अगर श्रोता चाहता है कि मैं आला उदल सुनूं, जी तो आप उसको कामायनी मत सुनाइए कि तू कामायनी की प्रशंसा कर। जी जी जी। उसका स्तर, जी उसकी रुचियां, उसकी अपेक्षाएं, इसका ध्यान रखना जरूरी है। जी जी जी। मुक्ति बोध जैसा कवि, वो भी कविता पढ़ते थे लेकिन जी। गोष्ठियों में पढ़ते थे, जी जी जी। ऐसे समारोह हुई कवि सम्मेलन में नहीं पढ़ते थे। अज्ञे जी, ओहो। यानी जबकि प्रयोगवादी कविता के जो लोग हैं उन्होंने तो कवि सम्मेलनों को बहुत ही बुरी निगाह से देखा और पसंद नहीं किया, लेकिन सैद्धांतिक रूप से उन्होंने लिखा
और कहा कि कविता की वाचिक परंपरा बनी रखना चाहिए। जी 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 कविता अगर श्रोता तक नहीं पहुंची तो वो व्यर्थ है। कविता अंततः एक कला है। जी कविता कोई ऐसी चीज नहीं है कि, जैसे मैं इस बात से बिल्कुल असहमत हूँ कि कोई इल्हाम है कि बस आया और वर्ड्सवर्थ ने कहा कि वो तो ओवरफ्लो है। तो मैं तो अपने अनुभव से कह रहा हूँ कि ऐसी कोई टोंटी नहीं होती है, जी कोई नल नहीं होता है खोला जी और ऐसा पानी कविता बहने लगी। जी नहीं, आप में प्रतिभा होना जरूरी है और उस प्रतिभा का परिमार्जन करते हुए, प्रयत्न करते हुए उसको विकसित करने का आप कविता लिखते हैं। ये अपौरुषेय नहीं है। अपौरुषेय तो कुछ भी नहीं है। मैं तो ऋग्वेद या अथर्ववेद या सारे वेदों को भी अपौरुषेय नहीं मानता। जी वो भी पुरुष ने लिखे हैं। जी अब आप उस पुरुष को तक पहुंच नहीं पा रहे हैं कि कौन था, इसलिए आपने अपौरुषेय कह दिया। अन्यथा कविता भी कला है जो जी पौरुषेय है, जो प्रयत्नज है, जो प्रयत्न से बनती है। आपके अंदर भावुकता है, आप पे कल्पना है, आपने कविता का एक जो मूल हिस्सा है उसको आपने संभाल लिया है, फिर आप उसको विकसित करते हैं। वो कला है। तो आपकी कला श्रोता तक जाना चाहिए। और कुछ इनाम याद आते हैं आपको हूट होने वालों में? अज्ञे जी, आगे का बताया आपने? अज्ञे जी का नहीं बताया मैंने। बताया बोले आप? देहरादून में, जी देहरादून में अज्ञे जी को वहाँ के टाउन हॉल में नहीं सुना गया। अब क्या है कि वही चयन चयन उनका ठीक नहीं था। जी 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 अध्यक्षता कर रहे थे विद्यानिवास जी मिश्र। उन्होंने जब अज्ञे जी को संचालन में कर रहा था तो मैंने जो अज्ञे जी को सादर बुलाया, तब उन्होंने कहा कि भाई, वो भाई कहते थे अज्ञे जी को, भाई वो असाध्य वीणा सुनाओ। जी ठीक है, अज्ञे जी ने असाध्य वीणा वाला प्रश्न निकाल लिया। एक तो बहुत लंबी कविता है, फिर वो बहुत कठिन कविता है। तो आप सुगम संगीत वालों को शास्त्रीय संगीत नहीं सुना सकते। मुझे मालूम था कि जब उन्होंने, तब वहां पर हूट करने जैसी स्थिति तो नहीं थी कि जैसा हूटिंग से हमारा आशय रहता है कि लोग चिल्ला रहे हों, चीख रहे हों। ऐसा नहीं, लोग धीरे धीरे उठ करके जाने लगे। शूटिंग का ये शांत तरीका है, ठीक है, शालीन तरीका हाँ, है ये शालीन तरीका है। और बड़ा कवि आखिरी में बुलाया जाता है। अभी अंतिम ही समय चल रहा है कवि सम्मेलन का और इनको हमको नहीं सुनना, तो उठ करके जाने चलिए लगे। चलिए चलिए तो बड़े कवियों का हूट होना जी। कोई ऐसी घटना नहीं है कि ये कविता का अनादर है। पर पीड़ादायक स्थिति तो होती है। पीड़ादायक लगता है। और इसीलिए ऐसे कवियों को जहाँ वो जा रहे हैं उनको देख कर जाना चाहिए कि वहाँ पर कविता का वातावरण होगा या नहीं। गोष्ठियाँ होना चाहिए। जी 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 ये तो कवि सम्मेलन तो अभी की बात है, ये 100 साल की बात है। जी जी ये 2023 चल रहा है। 1922 में पहली बार बड़ा कवि सम्मेलन कानपुर में हिंदी साहित्य सम्मेलन के अधिवेशन में गया प्रसाद शुक्ल स्नेही ने आयोजित किया था। ओहो, यानी 101 साल हुए हैं इन क्या सार्वजनिक किस्म के बड़े कवि सम्मेलनों को। उसके वाह, पहले तो गोष्ठियां होती थी, छोटी छोटी गोष्ठियां होती थी, राज दरबारों में होती थी, बाहर होती थी, और चलिए, जिसमें कविता प्रेमी वाह आते थे। वाह वाह सरोज भाई, आज आपने बहुत निहाल कर दिया। और आप, मैंने तो पूछा था हूट होने की, लेकिन आपने कविता रचना और कविता रचना के बाद में पाठकों तक पहुंचना, इसकी जो मीमांसा की है, मुझे लगता है ये हमें अनायास एक बड़ा दुर्लभ आपने हमें एक संदर्भ और शास्त्रोक्त वक्तव्य हमें उपलब्ध कराया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हुई असुविधा के लिए, मुझे माफ़ कर नहीं, दीजिएगा। मुझे बहुत ईश्वर अच्छा लगा भाई, आपको अच्छा लगा। खूब स्वस्थ रखे, सक्रिय बनाए रखे, और हम आपको लगातार सुनते रहें मेरी ओर से और मेरे चैनल के तमाम दर्शकों की ओर से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बड़ा बड़ा उपकार, बड़ी कृतज्ञता आपके प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद सरोज भाई।